हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे एंड मैं आपको क्विक रिवीजन देती हूँ दैट इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे, जिसपे हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर ब्रांच जिसका काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसका काम होता है लॉ इम्प्लीमेंट या लागू करवाना, और थर्ड होती है जुडिशरी जिसका काम होता है जस्टिस करना या लॉ को सेफगार्ड करना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसे हमने अडॉप्ट किया है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन कुछ चेंजेस है, कुछ इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड में। तो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो ये हैं कि जो पार्लियामेंट होता है इसमें लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे ही पार्लियामेंट कहते हैं। मतलब लेजिस्लेचर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हें पार्लियामेंट कहा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं उन्हें डायरेक्टली लोग चूज करते हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है रेगुलर इंटरवल्स पे होता रहता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें पार्ट लेती हैं, और जिन्हें भी हाफ से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो एज अ मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट हो जाती है और वो गवर्नमेंट बनाती है। जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो कुछ पार्टी साथ में आ जाती है और मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है, जिसे हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। इस तरीके से कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और लेजिस्लेचर के मेंबर बन जाते हैं, और जो भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसे गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलता है। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है और फिर वही अपने मिनिस्टेरियल पोजीशंस के लिए कैंडिडेट्स चूज़ करता है, और वो मिनिस्टेरियल पोजीशंस के जितने भी लोग होते हैं उन्हें मिलाकर बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव के 2 काम होते हैं, पहले क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है तो उसका काम होता है लॉ हर जगह इम्प्लीमेंट कराना। सेकंड, क्योंकि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है तो उसका काम होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लेजिस्लेचर को पूरी करना। अब हमें यहाँ से पढ़ना था, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is responsible to the legislature for all their actions and policies. It means that Council of Ministers has to work with the legislature. It is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government. अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है, अपने सारे एक्शंस की और अपने सारी पॉलिसीज़ की। मतलब पूरा जो कंप्लीट लेजिस्लेचर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमेशा बताना पड़ता है कि उन्होंने एज एन एग्जीक्यूटिव क्या काम किया, एज एन एग्जीक्यूटिव कौन सी पॉलिसीज, कौन सी लॉज को कहाँ इम्प्लीमेंट कराया। तो ये यहाँ पे आपको एक इंटर रिलेशन समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को। अकाउंटेबल मतलब उन्हें जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेचर को कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, कैसे वो लॉज इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई है, क्या क्या एक्शन कर रहे हैं। तो ये इन दोनों का इंटर रिलेशन होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्हें जवाब देना पड़ता है हमेशा लेजिस्लेचर को, और इसी कारण से कहा जाता है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को हमेशा एक दूसरी ब्रांच को जवाब देना पड़ता है, और इसीलिए इस जवाब में उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं करेगी तो उन्हें लेजिस्लेचर क्वेश्चन करेगी कि आप क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। उन्हें हर बात की, हर गलती का आंसर करना पड़ेगा, इसलिए उनकी वर्किंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। Another distinct characteristics of parliamentary system of government is collective responsibility. Decision taken by any ministry department is considered as decision of the government. The entire council of ministers is responsible for the decision. In the next 2 chapters, we will see with examples how the principle of collective responsibility is brought into practice.
एक और जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, वो होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वर्ड सुनते ही आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। कलेक्टिव मतलब होता है साथ में जिम्मेदारी उठाना। कोई भी डिसीजन यदि कोई भी एक डिपार्टमेंट लेती है, एक मिनिस्ट्री लेती है, सपोज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने कोई डिसीजन लिया, तो पूरी गवर्नमेंट कहती है कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्टर के ऊपर बात नहीं आएगी, जो भी गवर्नमेंट होगी वो कहेगी ये हमारा डिसीजन है। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक डिपार्टमेंट के डिसीजन के लिए। और आगे के जो 2 चैप्टर्स है इसमें आपको ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके डेप्थ में समझाया गया है। स्टिल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फार्मर बिल पास किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है हमारी कंट्री पे फार्मर्स के द्वारा। तो ये जो फार्मर बिल है, ये बिल ऑब्वियसली पास तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ही किया होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले रही है। जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं गवर्नमेंट ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, ये बिल हटाओ, एसेट्रा एसेट्रा। तो इससे आपको समझ आएगा कि कैसे एक डिपार्टमेंट ने उस पे मतलब जिम्मेदारी तो एक डिपार्टमेंट की है ना, लेकिन यहाँ पे एक डिपार्टमेंट की कभी जिम्मेदारी नहीं होती, यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। In the parliamentary system, the executive is dependent upon the confidence of the legislature in them. This means that the Council of Ministers remains in power till it enjoys the support or confidence of the legislature. If the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, it removes the executive from the power by passing a non-confidence motion against the executive. हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली इस चीज़ पे डिपेंड करती है, मतलब एग्जीक्यूटिव का टिकना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस है उस पर। मतलब लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर्स हैं वो जब तक चाहे तब तक ही एग्जीक्यूटिव टिक सकती है। और साथ ही साथ इसका मतलब ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस समय तक अपनी पावर या अपना सपोर्ट एंजॉय कर सकते हैं जब तक उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है लेजिस्लेचर का। यदि किसी भी वजह से लेजिस्लेचर को ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो वो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। अब क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी पढ़ते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन एग्जीक्यूटिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा टूल, एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू जो लेजिस्लेचर होते हैं वो चेक कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रही है कि नहीं। इसका मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो लेजिस्लेचर होता है वो सामने वाले एग्जीक्यूटिव को ये बता देते हैं कि अब हमें आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। इन द सेंस वोटिंग करके, मतलब ये प्रोसीजर आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एक जनरल आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि वोटिंग करके हटा दिया जाता है, दैट्स इट। In the parliamentary system of government, the legislature is a supreme institution. Elected representatives of people express demands and aspirations of common people in the parliament. The parliament decides upon the issue of public welfare. ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है इसमें सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, सबसे ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है वो लेजिस्लेचर होती है। जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, वो पार्लियामेंट में लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो एस्पिरेशंस है, जो वो गवर्नमेंट से चाहती है, उसे बाकी मेंबर्स के सामने रखते हैं। और फिर जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट मतलब तीनों पार्ट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करना है। सिंस इट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेसेस सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, इट इज़ कंसिडर्ड एज द सुप्रीम बॉडी। और क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और लोगों के लिए बात करते हैं, लोगों की वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल, सॉवरेन मतलब हेड
अथॉरिटी लोग है, क्योंकि लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव गए हैं ना, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही जाकर लोगों के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए उसे कहा जाता है सुप्रीम बॉडी, किसे, लेजिस्लेचर को। वाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब आप सबके दिमाग में इतने देर से ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा, चलिए ठीक है समझ आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स, पर क्यों हमारे देश ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं किया। India adopted the parliamentary system of government for several reasons. The development of parliamentary institutions started during the British rule. The British rulers governed in accordance with this system. हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए अडॉप्ट किया गया, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे जो भी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस है उनका बनना तो ब्रिटिशर्स के समय ही चालू हो गया था। जो ब्रिटिशर्स थे वो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से ही हमारे देश को राज कर रहे थे या रूल कर रहे थे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। इंडियंस वर फेमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मैनी डिस्कशंस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर द ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए भी हमारे देश में आया क्योंकि ये प्रोडक्ट है फ्रीडम मूवमेंट का। मतलब हमारे देश में जो अलग अलग फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे उसके कारण ही हमारे देश में सेल्फ रूल आया। हमने खुद से स्टार्ट किया अपने आप को रूल करना और अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म की। अब क्या था कि जो इंडियंस थे उन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ आता था, वो फेमिलियर थे, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे तो इतने सालों में ब्रिटिशर्स का जो वे ऑफ वर्किंग है, कैसे एक पार्लियामेंट चलती है, कैसे हर चीज़ें होती है, वो सब हमने देखी, हमने समझी, तो हमें ये सिस्टम पता था और इस बारे में हम बहुत अच्छे से जानते थे। बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वहाँ पे, कि कैसा गवर्नमेंट हमारे देश में लाना चाहिए। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू सूट द इंडियन सिचुएशन। लेकिन अगेन जो ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमसे कुछ अलग है। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम तो लाया गया, लेकिन कुछ चेंजेस करके लाया गया इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से। डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Questions related to public welfare are discussed in the legislature. Members from the opposition party also take part in these discussions. तो बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मतलब जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे कोई भी डिसीजंस लेने से पहले बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। कभी भी कोई भी लॉ बनाने से पहले लेजिस्लेचर के दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या ये लॉ लोगों के वेलफेयर के लिए है, क्या ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। अगर ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है तो हाँ, तो ये लॉ हम बनाएंगे और ये बिल पास करेंगे सब मिलकर, और यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स होते हैं वो भी इन डिस्कशंस पे पार्ट लेते हैं। मतलब सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी या जो पार्टी रूल कर रही है देश को, सिर्फ वो पार्ट नहीं लेती, अपोजिशन पार्टी भी पार्ट लेती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक्चुअली अपोजिशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यदि पूरा पावर हम उस पार्टी को दे दे जो जीती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगी। क्या होता है, पावर जब अनलिमिटेड हो जाता है तो उसका मिसयूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं जब पावर लोगों में डिवाइडेड रहता है तो उसका मिसयूज़ होना थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए मेजॉरिटी पार्टी मिसयूज़ ना करे, इसलिए अपोजिशन को भी उस डिस्कशन का पार्ट और उनके ओपिनियन भी रखे जाते हैं। अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट वेयर एवर अप्रोप्रिएट, पॉइंट आउट शॉर्ट कमिंग्स इन पॉलिसीज एंड लॉज, पुट अप स्टडीज, आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस। दिस हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू मेक प्रॉपर लॉज। अब जो ये अपोजिशन पार्टी होती है, हो सकता है ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करे जब भी उसे सही लगे। यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी को भी सामने लेकर आए और अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है, अपने जो सवाल है वो भी सामने रखें, और ये सब के बाद ही एक सही लॉ बन पाता है एक देश में। नाउ कमिंग टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है?
Presidential system of government can be said to be another important system of government. Presidential system of government एक बहुत important system of government है parliamentary system के बाद. This type of system exists in countries such as United States of America. इस तरीके की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती हैं. दिस सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म. इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड एज द हेड ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है इसमें ये चीज़ अलग होती है कि प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव होता है और इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द लेजिस्लेचर. मतलब प्रेसिडेंट का काम लॉ मेकिंग नहीं होता, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता, सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव होता है. और क्योंकि वो पूरे देश का हेड होता है तो लोगों का काम होता है उसे डायरेक्टली इलेक्ट करना. यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी का लीडर एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है. लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं. सच सिस्टम इज नोन एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और इसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. तो द थ्री ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. देयर आर इनफ कनेक्शन बिटवीन देम टू वर्क इन हार्मनी कोऑर्डिनेशन. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है और उसका लेजिस्लेचर से कोई रिश्ता नाता नहीं होता. और यहाँ पे तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन फिर भी उनका कनेक्शन होता है. क्या कनेक्शन होता है कि वो हार्मनी में काम करें. एक ब्रांच का काम है लॉ बनाना, वो लॉ बनाए, लॉ बना के वो एग्जीक्यूटिव को दे, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करवाए और फिर जुडिशरी उसे प्रोटेक्ट करे. तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करके ये सब काम करते हैं. और ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अडॉप्ट किया है. देयर आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके भी कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. In a presidential form of government, the legislature and the executive are not directly dependent on each other. The houses of legislature and president are directly elected by the people. एक्चुअली जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते. और जो हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर होता है और जो प्रेसिडेंट होते हैं ये दोनों को डायरेक्टली लोग ही इलेक्ट करते हैं. द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड एंड हैज़ लॉट ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ. और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है पूरे देश का और उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर उसके पास होती है कि वो लॉज हर जगह इम्प्लीमेंट या लागू करवाता है. In spite of such a structure, the legislature and executive keep a check on each other. This mutual control over each other can lead to a responsible government. जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है हमने इसमें देखा कि कहीं ना कहीं तीनों ब्रांचेस अलग अलग होते हैं, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पे चेक रखते हैं, एक दूसरे के काम को देखते रहते हैं और एक म्यूचुअल कंट्रोल होता है एक दूसरे के ऊपर. इसी कारण से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह सामने आती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स that are followed in France, Switzerland, Germany, etc. Several countries, owing to their unique characteristics, have evolved different system of government. और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अलावा भी दूसरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो अलग अलग देशों में है, जैसे फ्रांस में है, स्विट्ज़रलैंड में है, जर्मनी में है. और अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने सिचुएशन, अपने कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई हुई है और उस हिसाब से अपने कंट्री को रन करते हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. और जैसे कि इस चैप्टर में हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर में हम स्ट्रक्चर देखेंगे पार्लियामेंट का, कैसे काम करती है और क्या क्या रोल होता है हमारी कंट्री में एक इंडियन पार्लियामेंट का. ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.